हम बोलते हैं कि दिल नहीं मानता, दिमाग मेरा ये बोल रहा है, तो एक्चुअल में जो मेमोरी होती है वो किस चीज पे डिसाइड होती है? इसमें दिल का कोई रोल नहीं है, ये हमारा ब्रेन है, वो इमोशनल सेंटर है। ड्रीम्स क्यों आते हैं? 2, 2:30, 3 बजे के बाद वाला जो फेज होता है, दैट इज अ रैम स्लीप, एंड वही नींद है जिसके सपने भी हमें याद रहते हैं। सर के ऊपर जैसे ही पानी डाला उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई, जहाँ पे ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। ये खासकर स्ट्रोक्स होते हैं मॉर्निंग आवर्स में, जब सडनली ब्लड प्रेशर शूट करता है और पेशेंट के स्ट्रोक होता है, पेशेंट को पैरालिसिस हो जाती है। आजकल ब्रेन ट्यूमर के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो लेकिन जब आदमी गूगल करे, जब आदमी किसी से बात करे, तो क्या होता है, बड़ा डर जाता है, अरे इसको ब्रेन ट्यूमर हो गया। बट समझने वाली बात यह है कि मोस्ट ऑफ ट्यूमर्स आर ब्रेन ट्यूमर्स, आर बेनाइन ट्यूमर्स। जितने भी ट्यूमर्स होते हैं सारे कैंसरस होते हैं। हम लोग अगर मेडिकल फर्टिलिटी की बात करें, ट्यूमर्स मेनली हम लोग सॉलिड ऑर्गन्स के लिए यूज करते हैं, कैंसर्स यूजुअली हम लोग यूज करते हैं जो ब्लड कैंसर इस तरह के। ब्रेन ट्यूमर की अगर हम बात करें, कैसे बनता है बॉडी में? AQI हमारा कभी भी इतना खराब चल रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो ट्यूमर को रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ब्रेन ट्यूमर है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक फैल सकता है। कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो रिकर होते हैं, मतलब अगर हम उसको ऑपरेट भी कर दें तो आगे दोबारा होने के चांसेस भी होते हैं। माइग्रेन में भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं। Yes. तो कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है? अब इस तरह के हेडेक्स होने की, सुबह हेडेक के साथ साथ वॉमिटिंग हो रही है, ऐसे हेडेक्स को ध्यान देना चाहिए। ब्रेन का प्रेशर अर्ली मॉर्निंग में सबसे ज्यादा हो जाता है। कितना चांसेस होता है कि सर्जरी के बाद ऑपरेट हुआ तो ये पेशेंट बच जाएगा? कुछ मरीजों में तो 30 से 35% तक भी होते हैं। क्या मेमोरी लॉस भी होता है बिकॉज आप एक पार्ट को कट कर रहे हो ब्रेन के? जी, भूलने की प्रॉब्लम, चलने में थोड़ी दिक्कत आना, ये 5 से 10% में होती है। पेशेंट जिंदा है, मतलब जिंदा मतलब बेहोश भी नहीं है, उसको सब कुछ समझ में आ रहा है, हम उससे बात कर सकते हैं, उसकी ब्रेन सर्जरी चल रही है, बात मतलब करते करते फील हो रहा है। ब्रेन ट्यूमर की हम बात कर रहे थे, कितना मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है? 5-10 सेंटीमीटर के भी ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। ब्रेन हेल्थ के लिए बोलते हैं लोग बादाम खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, इससे ना दिमाग तेज होता है। एक्चुअल में दिमाग तेज होता है? अब सबसे इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली कि हम लोग को अपने ब्रेन हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान देना चाहिए। एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजें भी ब्रेन ट्यूमर को ट्रिगर करती हैं। इसलिए बड़ी बीमारी है, बिकॉज कई बार हमें पता नहीं होता कि हम इस सब सिम्टम से जूझ रहे हैं। हमारा ब्रेन भी कितना अमेजिंग है ना, एक छोटा सा ऑर्गन और पूरे बॉडी का कमांड सेंटर। ये छोटा सा ऑर्गन हमारी हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है, हमारा सोचना, इमोशंस फील करना, बोलना, चलना फिरना, यहाँ तक कि हर एक चीज़। आज के हमारे सेशन में हम इसी से जुड़ी एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो अगर समय रहे तक जिसको पहचाना नहीं गया तो ये कोई सीरियस प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। मैं बात कर रही हूँ ब्रेन ट्यूमर की। आज हम बात करेंगे कि ब्रेन ट्यूमर आखिर क्यों होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसको कैसे पहचाना जाए और स्पेशली इसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे, यू आर वाचिंग एनबीटी लाइव। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं, एक न्यूरोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर कुणाल बहरानी। हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? आई एम गुड। डॉक्टर कुणाल, जैसे कि मैंने बताया कि आज के हमारे सेशन में हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हम टॉपिक के बारे में बात करें, मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आपने ये जो न्यूरोलॉजी का जो फील्ड है वो क्यों चूज़ किया? सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ये बड़ी लंबी जर्नी है टू स्टार्ट विथ। बेसिकली व्हेन आई स्टार्टेड माय स्कूल डेज, तो एक पैशन था कुछ करने का। पेरेंट्स ने कहा कि हाँ, अगर हम मेडिकल फील्ड में जाएं, तो डेट वाज अ पैशन। फिर आई ऑप्टेड द मेडिकल फील्ड। Fortunately, I got a MBBS selection in one of the prestigious medical college, Banaras Hind University. So after doing my MBBS and thereafter I did my MD also. उसी दौरान जब आप प्रैक्टिस देखते हो लोगों की, सो हमारे जब PHU में प्रोफेसर्स होते थे, जब हम लोग उनसे पढ़ते थे तो एक हमें फीलिंग आती थी कि बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन, ब्रेन, जो सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, मतलब हम भी जब भी केसेस देखते थे उस समय तो हमें लगता था कि यार बाकी केसेस तो बड़े सिंपल से हैं, ठीक है, हमने देखा हार्ट की प्रॉब्लम, हमने दवाई दी, डायग्नोस किया, बट ब्रेन ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन था। जब भी उनके पेशेंट्स आते थे, पेशेंट्स से हम हिस्ट्री ले रहे हैं, पेशेंट्स की प्रॉब्लम देख रहे हैं, फिर जब हमने पढ़ाई की तो हमें पता चला कि आधे से ज़्यादा बीमारियाँ तो न्यूरोलॉजी की हैं। अगर हम देखें कि हमारी, ठीक है, हमारे हार्ट में, हमारे शरीर में किडनी है, हार्ट है, लंग्स हैं, लेकिन ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अगर हम सबसे देखें मेडिसिन में, इनफैक्ट जो हमारी मेडिसिन की किताब भी होती है उसमें आधी से ज़्यादा मोटी किताब केवल और केवल न्यूरोलॉजी की है। सो दैट वाज अ रीज़न कि जो मुझे थोड़ा सा फैसिनेटेड लगा, एंड देन आई ट्राइड टू गिव माई एफर्ट्स इन दिस फील्ड। अगेन लक ने मेरा फेवर किया। आई केम टू दिल्ली। उस समय हमने प्रिपरेशन की, देन आई एंटर्ड वन ऑफ द प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स न्यू दिल्ली। आई स्टार्टेड माई जर्नी DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली।
फिर उसके बाद जब एम्स की पढ़ाई की, वहाँ पे भी मैंने सीखा, बहुत से पेशेंट्स देखे, बिकॉज एम्स इज़ वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ आवर कंट्री। बहुत पेशेंट्स आते हैं, इतने पेशेंट्स हम देखते हैं डे एंड आउट, एमरजेंसीज, ओपीडीज। फिर उसके बाद तो एक कैरियर चलता ही गया। शुरू में एज अ एसोसिएट कंसल्टेंट, नाउ एट प्रेजेंट आई एम अ डायरेक्टर इन सीनियर कंसल्टेंट इन वन ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल फरीदाबाद, मैनेगोइशा हॉस्पिटल्स। एंड ठीक है, तब से वो जर्नी एक चलती गई हमारी। आपने जैसे बताया ना, आपकी जर्नी मुझे लगता है काफ़ी स्मूथ रही है अभी तक। एंड आपने बताया कि लोग इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है कि न्यूरोलॉजी में जी, क्या क्या चीज़ें होती जी। हैं, बट आपको ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्साइट जी। करता था। मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमारे देश में से बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता कि न्यूरोलॉजिस्ट क्या क्या चीज़ें ट्रीट करते हैं, जी। किन किन प्रॉब्लम से रिलेटेड वो उनके पास जा सकते हैं। अच्छा, आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड किया कि ब्रेन इतना एक्साइटिंग ऑर्गन क्यों है। बिकॉज लोगों को यही नहीं पता कि ब्रेन ऐसा ऑर्गन क्यों, इतना एक्साइटिंग क्यों कहते हैं। बिकॉज सी, हमारे बॉडी इट्स लाइक अ कंप्यूटर। मतलब हम लोग अगर ब्रेन की बात करें, वो हमारा ब्रेन इज लाइक अ सीपीयू ऑफ द हमारा बॉडी का। सो इट्स अ ऑर्गन जो हमारे हर चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। हमारे हार्ट की रेट को, हमारे किडनी फंक्शंस की प्रॉपर वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हमारे लंग फंक्शंस को, सारे सेंटर्स हमारे ये ब्रेन से रिलेटेड हैं। सो इसीलिए इट्स कॉल्ड अ सीपीयू। अगर हम बात करें तो आपको पता, बड़ा सरप्राइजिंग होगा पता लगना कि 20% ऑफ द एनर्जी जो हमें बॉडी को चाहिए होती है, वो केवल और केवल ब्रेन को चाहिए। सो इट इज दैट वाइटल ऑर्गन। 20%। छोटा ऑर्गन है, 1.4 kg का वेट है उसका, बट एट द सेम टाइम एटलीस्ट 10 अरब न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर हैं। अगर हम बात करें दिन भर, मतलब अगर हम दिन भर की बात करें तो समवेयर अराउंड हमारे 40 to 50,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। 40 से 50 ज़्यादा थॉट आप सोच भी नहीं सकते होगे, काउंट भी नहीं कर सकते होगे, इतने थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। पूरे दिन की बात करें, हर सेकंड लगभग लाखों केमिकल रिएक्शंस हमारे ब्रेन के अंदर हो रहे हैं, लाखों। एंड ये जो ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, ये केवल और केवल हम काम तब नहीं कर रहा कि हम जब जगे हुए हैं, इवन जब हम सो रहे हैं देन ऑल्सो इट इज़ वर्किंग। सो इसीलिए हम कहते हैं कि स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, क्योंकि इवन हम सोते समय भी हमारा जो ब्रेन फंक्शन है वो एक्टिव रहता है। एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लीप में, बिकॉज अगर हम स्लीप प्रॉपर नहीं लेंगे तो हम जैसे कहते हैं ना कि भाई हमारी जो गंदगी है, जो हम बॉडी में, जैसे हम कहते हैं किडनी की गंदगी यूरिन से निकल रही है, कुछ ऐसे गंदगी होती है ब्रेन के अंदर जो विद टाइम जो पूरे दिन की चर्या होती है, वो हम एक राइट में, जब हमारे स्लीप में, वो हमारी एक तरह से रिफॉर्म्ड हो जाती है। तो इसीलिए स्लीप इज दैट्स द रीज़न की बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, साइंटिस्ट इतने रिसर्च कर रहे हैं, स्टिल एक बड़ा ही जो है विचित्र ऑर्गन है। हम लोग हर तरह की मेमोरीज की बात करते हैं कि लोग को याद रहने वाली, लोगों को ये नहीं पता कि आपको भी शायद ध्यान में ताजुब होगा कि हमारे पास 4 मेमोरी होती है, ठीक है। तो 4 मेमोरी में जैसे हमारी सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन मैं वो रिटेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बस बोल रहा हूँ, वो आप सुन रहे हो, आप भी बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, शायद कुछ सेकंड के लिए रिटेन होगा, फिर वो वाइप आउट हो जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, वो बड़ा ही जिसको बोलते हैं कि कम्युनिकेटर होता है, बहुत अच्छा लोगों से बात कर पाएगा, अच्छा, बिकॉज वो बहुत ही फ्लुएंट होगा बात करने में, कि उसको पता है कि तुरंत उसको क्या यूज़ करनी है, क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं। एंड दैट द रोल ऑफ द वर्किंग मेमोरी ऑल्सो। वर्किंग मेमोरी इसलिए बिकॉज इट्स अगेन अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, कि बहुत कम देर के लिए रहती है, बट एट द सेम टाइम वो मल्टीटास्किंग कर पाता है। एक टाइम पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक टाइम पे मैं कुछ और भी सोच पा रहा हूँ, अगर मैं अपने काम को लिए भी सोच पा रहा हूँ, आपसे बात भी कर पाऊँ, दैट इज बिकॉज ऑफ वर्किंग मेमोरी। एक लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होती है कि हमारी पीछे की मेमोरी, जैसे हमारी चाइल्डहुड डेज, हमारे पीछे जो हमारे इंस्टेंसेस हुए हैं, वो सारी की सारी मेमोरी हमारे स्टोर्ड होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो इतनी सारी मेमोरीज जो होती हैं, इसके बाद ही हमें एक परफेक्ट ब्रेन सिस्टम एक्टिवेट हो पाता है। लेकिन सर, ब्रेन कैसे फिल्टर करता है कि मुझे ये मेमोरी रखनी है, ये मेमोरी नहीं रखनी है? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। यूजुअली क्या होता है, जब भी हम मेमोरी स्टोरेज की बात कर रहे हैं ना, हमारे 5 सेंसेस होते हैं। सो जैसे आपने भी सुना होगा, विजुअल, हियरिंग, टच, स्मेल, टेस्ट। ये 5 सेंसेशंस ऐसे होते हैं, जब हम लोग कहीं भी बैठे हैं, कहीं पे भी हम लोग डे टू डे में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इन 5 सेंसेशन से ही हमारे सेंसरी इनपुट्स आ रहे हैं। जैसे हम कुछ देख रहे हैं तो वो इनपुट हमारे अंदर आ रहा है, और उस इनपुट को स्टोर कर रहा है ब्रेन, एंड वो स्टोर होता है एज अ मेमोरी। सो डैट अब आप समझ सकते हो कि अगर मैं आपसे कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ, अगर मुझे पता है कि यार ये बात बहुत अच्छी है, या मेरे को बहुत लग रहा है कि यार ये इंपॉर्टेंट कोई इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को मुझे पता है कि वो एक लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी बनेगी, क्योंकि मैं उसको डीपली थॉट दे रहा हूँ। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं डे टू डे में जो हम कुछ देखते हैं, लेकिन हमें
बहुत ज़्यादा हमें पता होता है कि यार हमें हमारे मतलब की नहीं है, वो मेमोरी हमारे कभी स्टोर नहीं होगी। ये सारी चीज़ें प्लास्टिसिटी होती है। जितना ज़्यादा हम किसी पे ध्यान दे रहे हैं, हम जितना ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं, वो चीज़ें हमारी एज ए मेमोरी स्टोर हो जाती है, जिसको हमें पता है कि ठीक है हमने देखा, इग्नोर किया, कई बार चीज़ें वो स्टोर नहीं रह पाती। तो ये नहीं कहूँगा कि ये हम लोग अपने आप से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट यस इनडायरेक्टली वेज में तभी हम कहते हैं ना पढ़ाई करना। एक ही चीज़ को हम बार-बार अगर हम पढ़ेंगे, वो मेमोरी स्टोर होती है। अगर हम एक बार जस्ट रीडिंग कर रहे हैं, तो कई बार वो स्टोर नहीं होती है। तो दैट इज़ द रीज़न कि हम जिसको बार-बार जो चीज़ फोकस कर रहे हैं, वो चीज़ एज अ मेमोरी की तरह स्टोर होती है, बाकी चीज़ें फिल्टर आउट हो जाती है। ओके, मतलब ब्रेन को पता है कि किस मेमोरी को रखना है, किसको फिल्टर आउट करना है। तो वो भी Okay. हमारे हाथ में भी होती है। अच्छा, ये हमारे हाथ में हाँ, कि होती है। आपको पता है कि हमें अगर ध्यान देना है एक ही चीज़ को बार-बार उसको हमें फोकस करनी है, और चाहे वो किसी भी सेंसेशन से हो। अगर हम कह रहे हैं स्मेल की बात करें, एक ही चीज़ हम बार-बार स्मेल करते हैं, तो हमें पता है कि ये स्मेल इस चीज़ की है। अगर हम एक बार को देख के इग्नोर कर देते हैं, तो शायद वो हमें याद भी नहीं रहेगी। अगली बार वो हमारे पास फिर से सेंसेशन आएगी, हम शायद उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर एक ही चीज़ को हम बार-बार हमारे सामने वो सेंसेशन आ रही है, वो हम अगली बार हम ज़रूर रिकॉग्नाइज़ कर पाएँगे, हाँ, ये हमने पहले सेंसेशन किया था और ये इस चीज़ की सेंसेशन है। और वो रिकॉल होता है बाद में। रिकॉल होता है, यस। ओके। डॉक्टर, हम दिल और दिमाग की बहुत बात करते जी। हैं। हम बोलते हैं कि दिल नहीं मानता, दिमाग मेरा ये बोल रहा है। तो जी। एक्चुअल में जो मेमोरी होती है, वो किस चीज़ पे डिसाइड होती है? दिल का कुछ रोल होता है या दिमाग का ही रोल होता है? देखिए, मेमोरी सारा कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन के कुछ सेंटर्स होते हैं जो कार्डियक मॉनिटरिंग करता है, कार्डियक एक्टिविटी करता है। बट अगर मैं मेमोरी की बात करूं, तो डेफिनेटली इट इज़ द ब्रेन विच कंट्रोल्स ऑल द मेमोरी। दिल डेफिनेटली हमारी हार्ट की एक्टिविटीज़ होती हैं, हार्ट के हमारे अपने फंक्शंस होते हैं, हार्ट की रिदम होती है। लेकिन अगर सेंटर की बात करें, तो वो हमारा ब्रेन ही होता है। डेफिनेटली ब्रेन में इमोशन सेंटर्स भी होते हैं। तो वो इमोशनल सेंटर्स किसी में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, किसी में कम एक्टिव होते हैं। ठीक है, हमारे हाथ में पूरी तरीके से नहीं होता कि हम उसको ज़्यादा एक्टिवेट कर सकें, लेकिन डेफिनेटली देयर आर इमोशन सेंटर्स, किसी में ज़्यादा हैं, किसी में कम हैं, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि यार ये बड़ा इमोशनल बंदा है, ये बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, बिकॉज हमारा वो सेंटर ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है। तो वो ब्रेन कंट्रोल वो करता है ब्रेन ना? कंट्रोल करता है, यस। मतलब इसमें दिल का कोई रोल नहीं इसमें है। दिल का कोई रोल नहीं है, ये हमारा ब्रेन है, वो इमोशनल सेंटर है, वो कंट्रोल करता है हमारे इमोशंस को, बिकॉज हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। जैसे अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल्स की बात करें, सेरोटोनिन है, डोपामिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, ये इतने न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम हैं, इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। कुछ कहता है मूड को कंट्रोल करता है, कुछ हमारे थिंकिंग को कंट्रोल करता है, मेमोरी को कंट्रोल करता है। ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। डॉक्टर, आपने स्लीप के बारे में बात की थी। मुझे ये जानना था, ये चीज़ आई थिंक बहुत से लोगों को एक्साइट करती है कि ड्रीम्स क्यों आते हैं? जी, देखिए, स्लीप अगेन अपनी ना एक साइकिल्स होती हैं, स्लीप फेजेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन रेम स्लीप, रेम स्लीप। ये एक लॉगली कई बार लोगों ने सुना होगा, एनआरईएम स्लीप और रेम स्लीप कहते हैं। नहीं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नॉन रेम और रेम स्लीप क्या होता है? जब भी हम सोने जाते हैं, तो नॉन रेम रेम स्लीप दोनों साइकिल्स होते हैं। जब भी हम स्टार्ट करते हैं अपनी नींद को, तो वो नॉन रेम स्लीप होती है, बाद में वो रेम स्लीप हो जाती है। तो ये नॉन रेम रेम साथ साथ चलती है। अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ ऑफ द स्लीप, शुरू के 3-4 घंटे में, वहाँ पे नॉन रेम स्लीप ज़्यादा कॉमन होती है, ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए रहती है। सेकेंड हाफ स्लीप में रेम स्लीप ज़्यादा कॉमन होते हैं। इसीलिए हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, वो ज़्यादातर हम रेम स्लीप में देखते हैं। दैट इज़ नॉट अ नॉन रेम स्लीप। इसीलिए आप कभी भी देखो कि सेकेंड हाफ ऑफ द फेज, जब हम अगर हम बात करें कि 2, ढाई, 3 बजे के बाद वाला जो फेज होता है, दैट इज़ अ रेम स्लीप। वो हमारी सबसे ज़्यादा कहें तो ज़्यादा गहरी नींद होती है, एंड वही नींद है जिसके सपने भी हमें याद रहते हैं, बिकॉज दैट इज़ अ रेम स्लीप। जो थोड़ा जो उसका ड्यूरेशन है वो लंबा हो जाता है, जो हमारे सपने भी वो हमें जब याद रहते हैं सुबह, बिकॉज ऑफ रेम स्लीप। तो स्लीप हम तब कहते हैं किसी को प्रॉपर होती है जब नॉन रेम रेम स्लीप दोनों हो। कई स्लीप की प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों को नॉन रेम होते हैं लेकिन रेम स्लीप आता ही नहीं है, क्योंकि स्नोरिंग होती है, लोगों को खराटे आते हैं, लोगों की स्लीप टूटती है, जिसकी वजह से पेशेंट या जिसकी भी स्लीप की प्रॉब्लम है, वो नॉन रेम तो आ पा रही है लेकिन रेम आ ही नहीं पा रही है। तो ऐसे में तुरंत किसी को कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर को, कि मेरी स्लीप क्यों नहीं प्रॉपर हो पा रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इसकी जो स्लीप साइकिल है वही कंप्लीट नहीं हो पा रही है। ओके डॉक्टर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके अभी तक के जो करियर में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस कौन सा रहा है? देखिए, एज अ न्यूरोलॉजिस्ट अगर हम बात करें, तो सबसे हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड, पैशनेट, चैलेंजिंग, बिकॉज मेरा खुद का एक पैशन है न्यूरोलॉजी में भी, स्ट्रोक पेशेंट्स को लेके। स्ट्रोक अगेन, जिसको हम लोग पैरालिसिस, लकवा हिंदी में कहते हैं, ये ऐसी बीमारी है जो बहुत कॉमनली हम लोग अपने न्यूरोलॉजी में प्रैक्टिस में देखते हैं। आज के टाइम पे यंगस्टर्स, जो हम लोग बोलते हैं यंग पॉपुलेशंस, उसमें भी स्ट्रोक्स कॉमनली नंबर्स बढ़ रहे हैं। हर चौथा पेशेंट एक यंग स्ट्रोक का पेशेंट होता है। बहुत उसके रीजंस अलग अलग होते हैं। सो चैलेंजिंग केसेस अक्सर हम स्ट्रोक में देखते हैं।
पेशेंट हमारे पास आ रहा है, अभी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ, 1 घंटे पहले ठीक था, अचानक से पैरालाइज हो गया। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग जब ट्रीट करते हैं तो वो हमें एक अलग सा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देता है, अलग सा एक लगता है कि हमने किसी को लाइफ सेव किया। बिकॉज आप भी समझ सकते हो, किसी को पैरालाइज हो जाए, किसी की आवाज़ चली जाए, किसी का हाथ पाँव काम करना बंद कर दे, किसी को दिखना बंद कर दे, सडनली जब हम उसको ट्रीट करते हैं, चाहे वो हमारी दवाइयाँ हों, इंजेक्शंस हो, थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं हम लोग मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करते हैं, 15 से 20% में हमें सर्जरीज भी करनी पड़ती है। ऐसे मरीजों को जब आप ठीक करके जब आप वापस भेजते हो तो वो जो एक उनका उनका एक हीलिंग होती है, मतलब वो नेक्स्ट लेवल की, और एक डॉक्टर की जो सेटिस्फैक्शन होता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। आपको कैसा फील होता है उसके बाद? देखिए, मुझे ये लगता है कि हम उस टाइम पे केवल और केवल एक पेशेंट को नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली को ट्रीट किए। बिकॉज कहते हैं ना, किसी को स्ट्रोक या लकवा होता है तो वो केवल पेशेंट को इम्पैक्ट नहीं करता, वो पेशेंट की फैमिली को एज अ सोशल एक हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है उस फैमिली का उस पेशेंट के तहत। तो हम लोग केवल एक पेशेंट को नहीं ठीक कर रहे हैं बल्कि पूरी फैमिली को ठीक करते हैं। इसीलिए जब भी एक पेशेंट ठीक होकर जाता है तो वो केवल एक दुआ नहीं देता है एक पेशेंट डॉक्टर को, बल्कि उसकी पूरी फैमिली दुआ देती है। पूरी फैमिली देती है, बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि फैमिली का ज़्यादा रोल होता है। वुड से पेशेंट तो उस प्रॉब्लम से गुजर ही रहा है, लेकिन फैमिली वालों पर जो बीतती है ना, वो एक अलग ही प्रोसेस रहता है उनका भी। ऑल्सो डॉक्टर, इससे मेरा एक और सवाल है आपसे, जब हम आजकल की हमारी जो लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा हम एक्सपोज हो चुके हैं चीज़ों के, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो लाइट हो, या जो भी चीज़ हो, या इन्वायरमेंट हो, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। आजकल ब्रेन ट्यूमर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपने स्ट्रोक की बात कही थी, अब हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात करते हैं, उसके केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या रीज़न है, क्यों इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं? देखिए, ब्रेन ट्यूमर अगर मैं बात करूं तो कई बार ना नाम बड़ा डर सा लगता है ब्रेन ट्यूमर, लेकिन अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं इसका, ब्रेन ट्यूमर कॉमनली जो होते हैं ना, दे आर बिनाइन ट्यूमर्स। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर्स। तो मतलब अगर हम बात करें आंकड़ों की, समवेयर अराउंड 80% से ज़्यादा दे आर बिनाइन ट्यूमर्स। बिनाइन ट्यूमर्स क्या होते हैं? बिनाइन ट्यूमर्स मतलब ये ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जिनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जिनको आप डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको कुछ टेस्ट करेंगे, पता चल जाएगा कि हाँ ये बिनाइन ट्यूमर है, उसको आसानी से ट्रीट करते हैं। 15-20% ऐसे ट्यूमर्स होते हैं, दे आर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, जो हमें जिसका जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, जो ट्रीटमेंट रेजिम होता है, वो बड़ा अलग होता है। सर्जरी के अलावा रेडिएशन थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है, बट मेजॉरिटी ऑफ द ट्यूमर्स आर ब्रेन ट्यूमर्स। तो लेकिन जब आदमी गूगल करे, जब आदमी किसी से बात करे, तो क्या होता है, बड़ा डर जाता है, अरे इसको ब्रेन ट्यूमर हो गया। बट समझने वाली बात यह है कि मोस्ट ऑफ ट्यूमर्स आर ब्रेन ट्यूमर्स आर बेनाइन ट्यूमर्स। हम कैसे फ़र्क करते हैं बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर को? सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं दोनों के। लोगों को अगर बहुत लंबे टाइम से हेडेक्स शुरू हो गए, थोड़ा हेडेक का पैटर्न चेंज हो रहा है, सुबह उठने के बाद ज़्यादा हेडेक्स होते हैं, मान लो किसी को वॉमिटिंग होती है सुबह उठने के बाद, दिखने में दिक्कत हो रही है, धुंधलापन आ रहा है, अचानक से दौरा पड़ना शुरू हो गया किसी को, मिडिल एज या एल्डरलीज को, ऐसे में ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना ज़्यादा होती है। हम जब ऐसे मरीजों को टेस्ट करते हैं, स्कैन्स करते हैं, आज की डेट में MRI अवेलेबल हैं, तो हम जब CT स्कैन्स तो है ही, तो हम जब टेस्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि देखिए कि हाँ ये ट्यूमर है, और ये बेनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। कुछ और जैसे परफ्यूजन स्कैन्स हो गए, पेट स्कैन हो गए, ये ऐसे स्कैन्स आज के डेट में बड़े कॉमनली हम लोग अब करते हैं। फंक्शनल स्कैन्स होते हैं, फंक्शनल MRI होते हैं, जिससे हम बता पाते हैं कि बेनाइन है कि मैलिग्नेंट है। कभी कभी जब हम आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट पे, तो जब हमें सर्जरी करनी पड़ती है, जब हम उसकी बायोप्सी करते हैं, हमें बहुत क्लियर पता चल जाता है कि बेनाइन है कि मैलिग्नेंट है। सो बेनाइन मैलिग्नेंट दोनों तरह के ट्यूमर्स होते हैं, बच्चों में अलग कॉमन, बड़ों में अलग कॉमन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ट्यूमर को पहचानना कि बेनाइन है कि मैलिग्नेंट है। बिल्कुल। और सर, जितने भी ट्यूमर्स होते हैं सारे कैंसरस होते हैं? सो ये अलग वाली बात है कि ट्यूमर और कैंसर, कई बार लोग बोलते हैं कि कैंसरस ट्यूमर्स, हाँ सेम है। बिकॉज ट्यूमर यूजुअली हम लोग यूज करते हैं एक सॉलिड को, मतलब कोई भी अगर किसी सॉलिड ऑर्गन में हो रहा है, चाहे वो ब्रेन हो, लीवर हो, किडनी हो, वहाँ हम ट्यूमर यूज करते हैं। कैंसर यूजुअली हम यूज करते हैं कॉमनली वर्ड जहाँ ब्लड की बात करें। सो यूजुअली ट्यूमर इज समथिंग जो कैंसरस होता है, नो डाउट, बट दैट इज मोर टू सॉलिड ऑर्गन्स। कैंसर्स यूजुअली हम यूज करते हैं जो ब्लड कैंसर्स होते हैं। ठीक है, बहुत लोग कई बार नाम चेंज कर देते हैं, लेकिन हम लोग अगर मेडिकल फर्टिलिटी की बात करें, ट्यूमर्स मेनली हम लोग सॉलिड ऑर्गन्स के लिए यूज करते हैं। कैंसर्स यूजुअली हम लोग यूज करते हैं जो ब्लड कैंसर्स इस तरह के जो हेमेटोलॉजिकल कैंसर्स हैं उसमें ज़्यादा यूज करते हैं। ओके, एंड ब्रेन कैंसर जो होता है, ब्रेन ट्यूमर की अगर हम बात करें, कैसे बनता है बॉडी में, कैसे शुरुआत होती है इसकी? जो हमारे, मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में कि हमारे इतने 10 अरब ऑफ न्यूरॉन्स हैं। यूजुअली क्या होता है, कुछ न्यूरॉन्स कभी कभी ओवर ग्रोथ करने लगते हैं बहुत तेजी से,
बिकॉज उसमें म्यूटेशन होने लगता है। तो वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ न्यूरॉन्स जब हो जाते हैं तो वो ट्यूमर पैदा कर जाते हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाए, जिनको हम चेक नहीं कर पा रहे, हमारा अपना बॉडी सिस्टम उसको चेक नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ सम म्यूटेशन। अब ऐसे में जब कोई भी चीज़ पैदा होती है तो यूजुअली वो ट्यूमर का फॉर्म ले लेती है। अब अलग बात है कि हाँ वो बेनाइन है कि कैंसरस है, लेकिन अगर आप जैसे पूछा कि ये क्यों हुआ इसलिए बिकॉज एबनॉर्मल सेल्स का ग्रोथ हो गई, बिकॉज उनको कंट्रोल नहीं हो पाया, उनको म्यूटेशन हो गई, दैट्स रीजन की वो ट्यूमर फॉर्मेशन हो गई। क्या जेनेटिक फैक्टर्स या लाइफस्टाइल फैक्टर्स मैटर करते हैं? जेनेटिक फैक्टर्स डेफिनेटली। अगर जैसे हम किसी को बात करें कि रिस्क फैक्टर्स की ट्यूमर होने की क्या वजह है, आज के दौर पे हमारी जो लाइफस्टाइल है, यूजुअली कॉमन अगर हम ट्यूमर के रिस्क फैक्टर्स की बात करें, जैसे कुछ कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं। हम लोग कभी कभी फैक्ट्रीज में ऐसे काम करते हैं जहाँ पे कार्सिनोजेनिक चीज़ें होती हैं, वहाँ पे ट्यूमर होने का रिस्क हमेशा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। या फिर पेस्टिसाइड्स हैं, पॉल्यूशंस हैं, ये भी एक तरह से ट्यूमर पैदा करने का रिस्क हमेशा बढ़ा देते हैं। तभी हम कहते हैं ना ट्यूमर के नंबर क्यों बढ़ रहे हैं। भाई ट्यूमर के नंबर अगर हम बढ़ें तो कई फैक्टर हैं, इट्स नॉट ओनली द जेनेटिक फैक्टर हार्डली 5% प्ले करता है, हार्डली 5%, बट देयर आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हम देख रहे हैं AQI हमारा कभी भी इतना खराब चल रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ट्यूमर को रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो हमारे अपने नर्व सेल्स जब इस एनवायरनमेंट में रहते हैं तो ये एबनॉर्मल बिहेव करने लगते हैं और वो ट्यूमर पैदा करने लगते हैं। ओके, और ये जो ब्रेन ट्यूमर है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक फैल सकता है? डेफिनेटली जो अलग अलग फैलने वाला पार्ट ऑफ कैंसर होते हैं, ट्यूमर होते हैं, उसको मेटास्टैटिक कहते हैं हम लोग। मेटास्टैटिक वो ऐसा कैंसर होता है जो ब्रेन में भी हो सकता है, अलग अलग बॉडी पार्ट में हो सकता है। लेकिन अगर हम केवल ब्रेन ट्यूमर की बात करें, यूजुअली दैट इज ओनली कन्फाइंड टू ब्रेन, केवल ब्रेन में रहता है। ये अलग बात है कि ब्रेन के किस हिस्से में, आगे वाले हिस्से में, पीछे हिस्से में। कई बार हम लोग पीछे का ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, जिसको हम लोग छोटा दिमाग कहते हैं। छोटा दिमाग का ब्रेन ट्यूमर इज मोर कॉमन इन बच्चों में, जिसको मेडुलोब्लास्टोमा कहते हैं। वो बच्चों में हम ज़्यादा देखते हैं, पीछे वाला ब्रेन ट्यूमर। आगे वाला ब्रेन ट्यूमर जिसको हम ग्लायोमा है, मेनिंजियोमा है, ये सारा हम लोग कॉमनली बड़ों में देखते हैं। तो ये ब्रेन ट्यूमर्स के पार्ट है ना जो आप बता रहे हैं, ग्लायोमा है? नहीं, ये सारे ब्रेन ट्यूमर के टाइप्स हैं। ओके। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि बेनाइन, मैलिग्नेंट। बेनाइन में हम लोग कॉमनली मेनिंजियोमा देखते हैं, ग्लायोमा देखते हैं, डीनेट देखते हैं, ये सारे नाम हैं। अगर हम मैलिग्नेंट की बात करें तो मैलिग्नेंट के फॉर्म में हमारे ग्लायोब्लास्टोमा, लिम्फोमा, ये सारे के सारे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। सो ये नाम है ट्यूमर्स के। अब ये नाम कैसे पड़े? सेल्स के नाम पे। कुछ सेल्स जो है टिपिकल ग्लायल सेल्स, उसके नाम पे ग्लायोब्लास्टोमा पड़े, लिम्फोइड सेल्स, लिम्फोमा, ये अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं ब्रेन के अंदर, जिसके नाम पे ये ट्यूमर के नाम पड़े। ओके, और ये जितने भी आपने नाम बताए इनमें सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा होता है? डेंजरस अगर मैं बात करूं, बच्चों में डेफिनेटली हम लोग उसको मेडुलोब्लास्टोमा कहते हैं, जो मैंने बताया था कि छोटे ब्रेन में जो ट्यूमर होता है वो बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। बड़ों की बात करें तो मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसको हम ग्लायोब्लास्टोमा, वो ज़्यादा डेंजरस होता है। डेफिनेटली कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो रिकर होते हैं, मतलब अगर हम उसको ऑपरेट भी कर दें तो आगे दोबारा होने के चांसेस भी होते हैं। बट अगर मैं डेंजरस की बात करूं, डेफिनेटली बड़ों में ग्लायोब्लास्टोमा, बच्चों में मेडुलोब्लास्टोमा, ये दो कॉमन ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ओके, और जैसे अभी आपने ट्यूमर्स के कुछ सिम्टम्स भी बताए थे कि आपको पेन होता है, हेडेक होता है बार बार, और आपको एकदम नौशिया जैसा अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स, अर्ली मॉर्निंग, मतलब सुबह उठते ही किसी को हेडेक्स हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, तो ये एक साइन हो सकता है ब्रेन ट्यूमर का। ओके, लेकिन सर आई थिंक माइग्रेन में भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं। तो कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है? देखिए, माइग्रेन के जो हेडेक्स होते हैं, यूजुअली हम कहते हैं किसी को बहुत लंबे टाइम से हेडेक्स हो रहे हैं, राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, पूरे सर में होता है। लोगों को स्टिमुलस सेंसिटिव होता है। स्टिमुलस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है? जैसे धूप में जा रहे हैं, शोर शराबे में जा रहे हैं, डीजे लाइट्स में बहुत से आवाज़ें हैं, परफ्यूम्स हैं, फ्रेगनेंस हैं, खाने पीने की गड़बड़ी की वजह से, ये ज़्यादा ट्रिगर होते हैं माइग्रेन हेडेक्स में। बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लॉन्ग हेडेक्स, मतलब बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं। अब जो ब्रेन ट्यूमर के हेडेक्स होते हैं, कई बार क्या होता है, हम ये भी देखते हैं कि माइग्रेन के हेडेक्स चल रहे हैं, अचानक से हेडेक कैरेक्टर चेंज हो गया। भाई हेडेक्स तो चल रहे थे पहले से, कुछ टाइम से हेडेक्स बढ़ गए, या कुछ टाइम से हेडेक्स चेंज हो गए मतलब पहले उनको होते थे पूरे दिन, अचानक से अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स होने लगे, सुबह बढ़ गए हेडेक्स। अब इस तरह के हेडेक्स होने लगे, सुबह हेडेक के साथ साथ वॉमिटिंग हो रही है। ऐसे हेडेक्स को ध्यान देना चाहिए, ऐसे हेडेक्स को पहचानना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि माइग्रेन के साथ साथ कुछ और बीमारी क्यों ना हो। बिकॉज इसलिए अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स होते हैं क्योंकि ब्रेन का प्रेशर अर्ली मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा हो जाता है। कुछ हमारे हार्मोन्स की वजह से जो हमारा ब्रेन का प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है मॉर्निंग आवर्स में, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्यूमर भी वहाँ पे है। तो इसी वजह से सुबह के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स ज़्यादा कॉमन होता है ब्रेन ट्यूमर्स में। ओके, और ये ज़्यादा किन में होता है? मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में या बच्चों में?
अनफॉर्चुनेटली मेल्स में डेफिनेटली ज़्यादा होता है ब्रेन ट्यूमर्स कंपेयर टू फीमेल्स। क्या रीजन हो सकता है इसका? कुछ बहुत स्पेसिफिक रीजंस नहीं, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं फीमेल्स में जो प्रोटेक्ट करके रखते हैं हमारे ब्रेन ट्यूमर्स होने के लिए, बट डेफिनेटली आंकड़े कहते हैं कि मेल्स में ब्रेन ट्यूमर ज़्यादा कॉमन है कंपेयर टू फीमेल्स। ओके और इसका मतलब कितना चांसेस होता है कि सर्जरी के बाद ऑपरेट हुआ तो ये पेशेंट बच जाएगा? देखिए, ब्रेन ट्यूमर के आज के डेट में सर्जरी ऑप्शन इज वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शन जो हम लोग हमेशा पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, बिकॉज कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं बहुत अच्छे तरीके से जब हम सर्जरी कर देते हैं ट्यूमर रिमूव हो जाते हैं, बट डेफिनेटली देयर इज अ चांस ऑफ रिकरेंस। चांस ऑफ रिकरेंस मतलब हमने आज सर्जरी की, दोबारा होने के चांस, और ये दोबारा होने के चांस कुछ मरीजों में तो 30 से 35% तक भी होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं। ऐसे मरीजों में जिनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं वो होने की वजह क्या होती है? अगर हमने ट्यूमर ठीक से ऑपरेट नहीं किया, या ट्यूमर हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर है, या ट्यूमर जब हमने ऑपरेट किया तो हमने कुछ स्ट्रक्चर वहाँ छोड़ दिया, तो ऐसे में वो ट्यूमर रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट मोस्टली जब हम ऑपरेट कर देते हैं बहुत हद तक ट्यूमर के रिकरेंस होने के चांसेस नहीं होते। ओके और अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर किसी को पहले से कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई किसी को डायबिटीज है या किडनी प्रॉब्लम्स जी। है, तो भी ये ट्रिगर होता है? सो मेडिकल कंडीशंस पहले से हैं तो ये ट्रिगर होने की वजह नहीं होती, बट हाँ ये ज़रूर है कि अगर किसी को मेडिकल कंडीशंस है पहले में तो वहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान देना होता है बिफोर गोइंग टू सर्जरी, क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी पेशेंट की प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम, वो भी कंट्रोल रखना ज़रूरी है, डायबिटीज़ कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सर्जरी पे लेते हैं पेशेंट को। तो ये सारी चीज़ें हमें कंट्रोल रखनी है बिफोर गोइंग टू सर्जरी, बट ये ट्रिगर करती हैं ऐसा नहीं है। ओके सर, एक्चुअली मैं एक केस स्टडी कर रही थी जहाँ पर मैंने सुना कि एक व्यक्ति वो नहा रहे थे और आई थिंक उस टाइम पे सर्दियों का टाइम था जी तो उन्होंने सर के ऊपर जैसे ही पानी डाला उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। जी, क्या रीजन हो सकता है इसका? देखिए ऐसे केसेस हमारे पास भी आते हैं। यूजुअली क्या होता है कि खासकर सर्दियों के टाइम पे, आपने शायद सर्दियाँ ही बोली मेरे ख्याल हाँ, से, सर्दियों के टाइम। सर्दियों के टाइम पे बहुत कॉमनली हम लोग जो देखते हैं स्ट्रोक्स के नंबर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, जिसको हम पैरालिसिस के नंबर्स बढ़ जाते हैं। होता क्या है कि स्ट्रोक के नंबर क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि हमारी जो ग्रंथियाँ होती हैं, जो वेसल्स होती हैं, जो ब्रेन में ब्लड लेके जा रही हैं, वहाँ पे सर्दियों में सिकुड़न होने के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। बिकॉज क्या होता है, कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं सर्दियों में जिसकी वजह से जो हमारी वेसल्स होती हैं, जो मोटी होती हैं, वो पतले होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कुछ ऐसी वजह, सर्दियों में ब्लड प्रेशर शूट होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसा आपने बताया, किसी ने ठंडा पानी डाला, ब्लड प्रेशर यूटिनली हम लोग नाप पाते नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं कि हम खुद से जाएं डॉक्टर के पास कि हमारा ब्लड प्रेशर देख लो। कई बार हमारे ब्लड प्रेशर हाई रह रहे हैं, हमने नपवाया नहीं, सडनली हमने कोल्ड पानी डाला या कुछ हमने स्ट्रेस इवेंट किया या कुछ भी। मॉर्निंग में अक्सर हम देखते हैं खासकर स्ट्रोक्स, खासकर जो ब्लीडिंग वाले स्ट्रोक्स होते हैं जहाँ पे ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, ये खासकर स्ट्रोक्स होते हैं मॉर्निंग आवर्स में, जब सडनली ब्लड प्रेशर शूट करता है और पेशेंट के स्ट्रोक होता है, पेशेंट को पैरालिसिस हो जाती है। अब कुछ 5 से 10% केसेस ऐसे होते हैं जब ज़्यादा ब्लड बह गया, नसें फट गई, वहीं पे ऑन स्पॉट पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। लेकिन डॉक्टर एकदम से ये सारे इवेंट्स होते हैं या कुछ ना कुछ तो सिग्नल उनकी बॉडी में देती होगी ना? सिग्नल्स डेफिनेटली होते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रोक के सिम्टम्स ही कहते हैं, जिसको हम TIAs कहते हैं। ये स्ट्रोक के सिम्टम्स या TIA जो होते हैं, ये लगभग 20 से 25% लोगों में होते हैं। 100 में से 20 से 25 लोगों में ये आते हैं। लेकिन क्या होता है, लोग इग्नोर करते हैं। जैसे कि अगर मैं आज आपको स्ट्रोक के सिम्टम्स बताऊं तो एक निमोनिक होता है जिसको हम बी फास्ट कहते हैं। बी फास्ट का मतलब, बी फॉर मतलब बैलेंस प्रॉब्लम, हम चलते चलते अचानक से हमारी चाल लड़खड़ाने लगे। ई का मतलब आई की प्रॉब्लम, अचानक से धुंधला दिखाई देने लगे, डबल दिखाई देने लगे। एफ का मतलब फेस की प्रॉब्लम, अचानक से हम देखें कि चेहरा टेढ़ापन आ रहा है, चेहरे में थोड़ा सा फर्क दिख रहा है। ए का मतलब आम मतलब अचानक से हाथ या पाँव में सुनपन हो जाए, हाथ उठा ना पाएँ, ग्रिप में दिक्कत होने लगी। एस का मतलब स्पीच, अचानक से हम बोल ना पाए या हम जो बोल रहे हैं सामने वाला समझ नहीं पा रहा है या हमारे शब्द नहीं निकल रहे हैं। टी का मतलब टाइम, उसी टाइम हमें नोट करना है और तुरंत एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाना है। अब ये बी फास्ट जो निमोनिक है, ये इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो मैंने बताया 20 से 25% में जो वार्निंग सिम्टम्स होते हैं वो यही वार्निंग सिम्टम्स होते हैं। अब कई बार हमने देखा है कि लोग को जब हम स्ट्रोक पेशेंट देखते हैं तो लोगों ने बताया कि डॉक्टर साहब हमें तो कुछ दिन पहले जो है ये प्रॉब्लम हुई थी, अचानक से आवाज़ में खराबी आई, ठीक हो गई, तो हमने ध्यान नहीं दिया। ये इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वार्निंग सिम्टम जिनको भी आते हैं उनको स्ट्रोक होने के चांसेस मोर देन 30 to 40% होते हैं इन नेक्स्ट 2 वीक्स। इसीलिए ये जो TIA या स्ट्रोक के जो वार्निंग सिम्टम्स होते हैं, ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी को भी इस तरह के वार्निंग सिम्टम्स आएँ
तो तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। बिल्कुल, आई थिंक यही हमारी ऑडियंस से भी ये गुजारिश रहेगी कि अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें। इसके साथ ही डॉक्टर एक और मेरा सवाल है, आपने बताया स्ट्रोक के बारे में और हम ट्यूमर के बारे में बात करें, क्या ऐसा होता है कि स्ट्रोक ट्यूमर की पहली स्टेज है? देखिए, स्ट्रोक की कोई स्टेज नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रोक ऐसी बीमारी होती है जो होता है एक बैक सडन पेशेंट के हाथ पांव काम करना बंद कर दिए, सडन आवाज चली जाए, सडन दिखने में दिक्कत आने लगे, सडन पेशेंट बेहोश हो जाए। ये स्ट्रोक के सिम्टम जो भी होता है वो सडन होता है। ट्यूमर के डेफिनेटली स्टेजेस होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि बिनाइन है, मैलिग्नेंट है, उसको भी हम स्टेज के फॉर्म में नहीं बोलते। जब हमारी हिस्टोपैथोलॉजी आती है, जो हमारी बायोप्सी रिपोर्ट आती है, वहाँ पे स्टेजिंग होती है कि स्टेज 1 कैंसर है कि स्टेज 2 कैंसर है, स्टेज 3, स्टेज 4, वो बायोप्सी रिपोर्ट है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके मिथ होती है, जिनके दिमाग में यार ये स्टेज कौन सा है, तो वो स्टेजिंग जो होती है वो बायोप्सी की स्टेजिंग होती है, वो ट्यूमर की स्टेजिंग नहीं होती। ट्यूमर तो हम यही कहते हैं कि बेनाइन है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ओके, आपने बायोप्सी की बात की। फॉर एग्जांपल जो भी सिम्टम्स आपने बताए, अगर किसी व्यक्ति को दिख रहे हैं वो सिम्टम्स, तो किस तरह के टेस्ट कराए जाते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कभी भी हम जो सिम्टम्स हैं उसको इग्नोर ना करें। हेडेक्स हो रहा है, अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स हो रहा है, हमें दिखने में दिक्कत हो रही है, हमारी चाल में लड़खड़ाहट हो रही है, हमें अचानक से दौरा पड़ गया, तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिले। न्यूरोलॉजिस्ट उसी टाइम देख के कुछ टेस्ट लिखता है। जैसे अगर कोई मेरे पास आता है तो हम लोग सिटी स्कैन या एमआरआई लिखते हैं। ज़्यादातर हम लोग एमआरआई लिखते हैं, बिकॉज आज के डेट में एमआरआई की फैसिलिटी बहुत कॉमन है। अब एमआरआई भी आज के डेट में कुछ स्पेशल एमआरआईज भी होने लगे हैं, जैसे हम लोग जिसको फंक्शनल एमआरआई कहते हैं, एमआर परफ्यूजन कहते हैं। ये ऐसे स्पेशल एमआरआईज होते हैं जिनको हम लोग काफ़ी हद तक बता पाते हैं कि ट्यूमर किस टाइप का हो सकता है। अब हमने एमआरआई किया, तब हमने देखा कि यार ये एमआरआई में हमें पता चल गया कि ये ट्यूमर दिख रहा है। अब हम बात करते हैं इसको हम ऑपरेट करें। अगर हम उसको ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो आज के डेट में बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज हमारे पास ब्रेन मैपिंग का ऑप्शन है, ब्रेन मैपिंग से हम क्या कर लेते हैं, हम बता पाते हैं कि हमारा ये ट्यूमर और आसपास के जो स्ट्रक्चर है अगर वो डैमेज होगा तो कितनी दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से हम वो पहले ब्रेन मैपिंग कर लेते हैं ताकि उसको हम आसानी से ट्यूमर को बाहर निकाल सकें विदाउट डिस्टर्बिंग आसपास के स्ट्रक्चर को। तो लोगों को एक ये भी मिथ होती है, अरे ब्रेन ट्यूमर हो गया, हम इसको ऑपरेट कैसे करें। बट आज की डेट में बिकॉज ऑफ इतने एडवांसमेंट्स हो चुके हैं, न्यूरो नेविगेशन मशीन से, न्यूरो नेविगेशन मशीन से क्या होता है, हम पूरा 3D स्ट्रक्चर ब्रेन का हम लोग ऑपरेशन रूम के जाने से पहले तैयार कर लेते हैं। हमें पता होता है कि ब्रेन ट्यूमर यहाँ है और अगल बगल का स्ट्रक्चर ये है, तो हमें पता है कि वही चीज़ें हमें बाहर निकालनी है, बाकी चीज़ों को छेड़ना ही नहीं है। तो ये न्यूरो नेविगेशन, ये ऐसी चीज़ें हैं। स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, ये आज के टाइम पे बहुत कॉमनली हम लोग करते हैं। स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी का मतलब होता है, पहले हम लोग ओपन सर्जरी करते थे कि हमने पूरा ब्रेन को खोला, सर्जरी की। अब हम क्या करते हैं, वेरी प्रिसाइसली ऐसी जगह पे अगर ट्यूमर कोई बैठा हुआ है जहाँ पे हम सर्जरी नहीं कर सकते, वहाँ पे हम हाई डोज रेडिएशन देते हैं पिघलाने के लिए, तो हम उसको स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी करते हैं। एंडोस्कोपिक सर्जरी का मतलब आपने सुना होगा, लोग लेप्रोस्कोपी करते हैं भाई हर्निया के लिए, गॉल ब्लैडर सर्जरी के लिए। सेम एंडोस्कोपिक सर्जरी ब्रेन सर्जरी के लिए भी करते हैं। हार्डली 12 मिलीमीटर का होल, इतना छोटा सा होल करके ट्यूमर को निकाला जा सकता है। लेकिन ट्यूमर कितना बड़ा होता होगा साइज में? तो यूजुअली वो जो एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है वो कुछ स्पेशल जगह पे अगर हो तभी हम कर सकते हैं। बड़े डेफिनेटली अगर ब्रेन ट्यूमर ज़्यादा बड़ा है तो हम वहाँ पर नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये भी एक ऑप्शन होता है। बट लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ ये ऑप्शंस हैं। एक लोगों ने जो मिथ बनाई हुई है कि ब्रेन सर्जरी के मतलब पूरा ब्रेन खोलो तब सर्जरी हम करेंगे, ये ऐसा नहीं है। आज की डेट में बहुत ऑप्शंस हैं। अवेक क्रेनियोटॉमी करते हैं। अवेक क्रेनियोटॉमी का मतलब पेशेंट टेबल पे है, ओटी टेबल पे है, हमने उसकी सर्जरी की, पेशेंट जिंदा है, जिंदा मतलब बेहोश भी नहीं है, उसको सब कुछ समझ में आ रहा है, हम उससे बात कर सकते हैं, उसकी ब्रेन सर्जरी चल रही है, तो दिस इज कॉल्ड अवेक क्रेनियोटॉमी। हम लोग उसी टाइम जिंदा मतलब वहां पे बात करते करते फील हो रहा है, उसको पता चल रहा है मेरी सर्जरी हो रही है, हम उससे बात कर पा रहे हैं कि अपना हाथ उठाओ, अपना पैर मूव करो, हम सर्जरी भी साथ साथ कर रहे हैं। वो इसीलिए कॉन्सेप्ट आया कि उसी टाइम हमें पता चल जाए कि पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हमें पता चल जाए, तो दिस इज कॉल्ड अवेक क्रेनियोटॉमी। ये एक अलग अलग एडवांसमेंट्स आया है। तो ये इतने एडवांसमेंट्स जो न्यूरो फील्ड में आए हैं जो पहले नहीं होते थे। मतलब डॉक्टर आपने बताया कि पेशेंट्स कॉन्शियसनेस में होते हैं लेकिन उनको कुछ पेन वगैरह कुछ फील होता है क्या? देखिए वहां पे डेफिनेटली हम लोग सेडेशन देके करते हैं जहां पे हम सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज है कि पेशेंट जिंदा है, पेशेंट होश में है, पेशेंट से हम बात कर पा रहे हैं, हम लोग उसके मूवमेंट को एसेस कर पा रहे हैं कि अगर पेशेंट को हाथ चला रहा है, पैर चला रहा है, तो हमें पता है कि जो हम सर्जरी कर रहे हैं उससे पेशेंट को कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। और ब्रेन ट्यूमर की हम बात कर रहे थे, कितना मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है? देखिए साइज के हिसाब से डेफिनेटली कुछ सेंटीमीटर्स की हम बात करें, डेफिनेटली 5-10 सेंटीमीटर के भी ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं साइजेस में, जो कि एक पूरा का पूरा हाफ ब्रेन भी ऑक्यूपाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। तो इतने बड़े ट्यूमर्स के साइज भी होते हैं।
लेकिन जैसे मैंने बताया ब्रेन ट्यूमर के साइज से इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन ट्यूमर किस जगह पे है, सबसे इंपॉर्टेंट। हम उस जगह को इसलिए इंपॉर्टेंट बोलते हैं बिकॉज एक लेफ्ट ब्रेन में ट्यूमर है, एक राइट ब्रेन में ट्यूमर है। राइट ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी बहुत रिलेटिवली आसान होती है कंपेयर टू लेफ्ट ब्रेन ऑफ ट्यूमर, बिकॉज लेफ्ट ब्रेन हमारा एक वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वहाँ पे जो सेंटर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं कंपेयर टू राइट ब्रेन में। तो ज्यादा फंक्शन कौन सा लेफ्ट करता ब्रेन, है? सो Okay. हम लोग जितने भी मैक्सिमम लोग हैं उसके सबसे ज़्यादा फंक्शन लेफ्ट ब्रेन होता है, लेकिन डेफिनेटली हम लोग बोलते हैं कि ये लेफ्ट ब्रेन ही है, राइट ब्रेन ही है, लेकिन कॉमनली अगर हम बात करें तो लेफ्ट ब्रेन ही ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू राइट ब्रेन ही। मेमोरी हमारी किस साइड वाला ब्रेन स्टोर करके रखता है? दोनों ही होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, दोनों ही कोऑर्डिनेशन करके चलते हैं। हमारे अलग अलग सेंटर्स होते हैं मेमोरी के, शॉर्ट टर्म मेमोरी के अलग सेंटर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अलग सेंटर्स होते हैं, लेकिन डेफिनेटली लेफ्ट एंड राइट दोनों के फंक्शंस एकदम जरूरी हैं किसी भी पेशेंट के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। ओके डॉक्टर, जब हम ऑपरेशंस की बात कर रहे थे, आप जब ट्यूमर्स को ऑपरेट, जो सर्जन्स होते हैं जब ट्यूमर्स को ऑपरेट करते हैं, जी। क्या मेमोरी लॉस भी होता है? बिकॉज आप एक पार्ट को कट कर रहे हो ब्रेन के, जी। तो मेमोरी लॉस होता है? देखिए ये जो पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस हम लोग जब भी किसी को बताते हैं 5 to 10% में डेफिनेटली होता है। पेशेंट की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, कॉग्निटिव प्रॉब्लम, भूलने की प्रॉब्लम, चलने में थोड़ी दिक्कत आना, ये 5 से 10% में होती है, बट ये कुछ टाइम के लिए रहती है। आज के डेट में अच्छी चीज़ क्या है कि जब भी किसी की हम सर्जरी करते हैं तो एक तो बहुत लंबा स्टे नहीं रहता, दूसरा जब हम पेशेंट की सर्जरी करते हैं, जब हम पेशेंट को भेजते हैं तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। हमारे पास थेरेपीज़ है, रिहैब थेरेपीज़ है, हमारे पास कॉग्निटिव थेरेपीज़ है, जिसके हेल्प से हम लोगों की ये सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती हैं। पेशेंट को पता होता है कि उसको मेमोरी लॉस हुआ है? पेशेंट को डेफिनेटली पता होता है। पेशेंट की जो दिनचर्या है उसको लगता है कि यार ये दिनचर्या जो स्मूथली मैं पहले कर पा रहा था वो मैं स्मूथली नहीं कर पा रहा हूँ, जो अपनी लाइफस्टाइल है वो थोड़ी सी उसको लगती है फ़र्क, बट वो कुछ टाइम के लिए रहती है। अब कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें एकदम वैसी हो जाती है जैसे वो पहले रहता था। ओके ब्रेन ट्यूमर को मेडिकेशन से ठीक नहीं किया जा सकता? देखिए एकदम किया जा सकता है। आज के डेट में जिस एरा में हम लोग हैं, कुछ ब्रेन ट्यूमर्स हैं जिसको हम लोग टारगेटेड थेरेपीज यूज़ करते हैं, इम्यूनोथेरेपीज यूज़ करते हैं। कुछ ट्यूमर्स हैं जिसको हम लोग कहते हैं सीएनएस लिम्फोमा, अगेन वो इट्स अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। सीएनएस लिम्फोमा ये ऐसा ट्यूमर है जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। सो ये सारा डिपेंड करता है किस टाइप ऑफ ट्यूमर का है, कि हम उसको सर्जरी से करें, कीमोथेरेपी से करें, रेडियोथेरेपी से करें। तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये सब डिपेंड करेंगे हम किस टाइप के ट्यूमर को डील कर रहे हैं। ओके ब्रेन हेल्थ के लिए बोलते हैं लोग बादाम खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, जी। इससे ना दिमाग तेज होता है। जी। एक्चुअल में दिमाग तेज होता है? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली कि हम लोग को अपने ब्रेन हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान देना चाहिए। इसकी अगर मैं बताऊं कैसे, तो ये चीज़ तो देखिए ऐसा होता है कि ये जब हम सुबह उठते हैं हमारा तब से स्टार्ट हो जाता है। हम मॉर्निंग सब उठ रहे हैं, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, स्लीप क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। 6 to 7 आवर्स की अगर हम स्लीप ले रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी नाइट स्लीप होनी चाहिए उस टाइम पे। आज के डेट में हम देखें कि लोग लेट नाइट स्लीपर्स हैं, लोग 2-2 बजे सो रहे हैं, 3-3 बजे सो रहे हैं। कुछ तो जो नाइट वर्कर्स हैं वो रात में सोते ही नहीं, डे टाइम में सोते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी नाइट स्लीप। जैसे कहते हैं ना कि हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक को थोड़ा ना पता कि ये नाइट शिफ्ट कर रहा है कि डे शिफ्ट कर रहा है। बायोलॉजिकल क्लॉक अपने हिसाब से चलता है। तो हमें जो टाइम शेड्यूल है हमारा, अगर हमारा 10:30 11 o'clock है तो हमें उसी टाइम पे जाना है, हम उसको डिले नहीं कर सकते। तो हमारी जो स्लीप की क्वालिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। स्लीप क्वालिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन हेल्थ। सुबह उठते हैं तो एक हमारी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, हमें वॉक पे जाना है डेली, भले 30 मिनट्स भले 20 मिनट्स, लेकिन वॉकिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है। बहुत जिमिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट फिजिकल एक्टिविटी पे डेली हमें रूटीन बनाना है। हेल्दी खाना है, जो कुछ भी खाओ, चाहे ग्रेन्स खा रहे हो, चाहे आप नट्स खा रहे हो, चाहे आप लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हो, चाहे आप नॉनवेज खा रहे हो, बट जो भी खाओ एक हेल्दी डाइट हो, जिसपे कंप्लीट डाइट जिसको कहते हैं। तो ये कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे हमें बहुत ध्यान देना है। अगर हम आज की बात करें टेक्नोलॉजी की, लोग सिस्टम के आगे बहुत देर तक बैठे हैं, सुबह से शाम तक बैठे हैं, उनको भी मैं एडवाइस यही देना चाहूँगा कि कोशिश यही करें कि सिस्टम के आगे एक लंबा ना बैठा करें। कोशिश यह करें, हमें ब्रेक लेना है, हर 20 मिनट्स के बाद एटलीस्ट 20 सेकंड्स के लिए ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जितना हम विजन सामने हम सिस्टम के रहेंगे, हमारे कहीं ना कहीं चीज़ें, हमारी इम्पैक्ट ब्रेन को ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमें वो ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। डॉक्टर, आपने स्क्रीन की बात की कि लैपटॉप्स आजकल हम बहुत यूज करते हैं, फोन्स का बहुत यूज करते हैं, क्या इनसे भी ब्रेन ट्यूमर होने का रिस्क रहता है? देखिए ये ना कुछ पहले के मिथ्स थे कि इन सब चीज़ों से ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, बट काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं इन पे। कुछ लंबी स्टडीज़ भी हुई हैं, मल्टी इंटरनेशनल स्टडीज़ भी हुई हैं, जिसमें साफ कहा गया है, इवन WHO ने भी कहा है कि डेफिनेटली चाहे वो हम लोग फ़ोन यूज़र्स हैं, चाहे वो हम लोग फ़ोन टावर्स हैं, उनसे ब्रेन ट्यूमर्स के खतरे बढ़ते नहीं हैं। बट डेफिनेटली हमें ये बहुत ज़रूरी है ध्यान देना
कि हमारा फ़ोन यूसेज लिमिट में होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि ब्रेन ट्यूमर नहीं हो सकता तो हम बहुत एंडलेस यूज़ कर रहे हैं। डेफिनेटली कंट्रोल होना चाहिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जो हमारा अपना मेंटल हेल्थ वो हमारा खराब होता है, क्योंकि हम कम्युनिकेशन कर नहीं पा रहे हैं। हम जितना फ़ोन पे लगे हैं, हम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। और कम्युनिकेशन इसलिए बहुत ज़रूरी है हमारे अपने मेंटल हेल्थ के लिए। आपने मेंटल हेल्थ की बात की, क्या स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी ब्रेन ट्यूमर को ट्रिगर करती हैं? नहीं, सो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये ब्रेन ट्यूमर को ट्रिगर नहीं करती, बट ये अपने में एक बड़ी बीमारी है। इसलिए बड़ी बीमारी है बिकॉज कई बार हमें पता नहीं होता कि हम इस सब सिम्टम से जूझ रहे हैं। लोगों को स्ट्रेस है, लोगों को एंजाइटी है, लोगों को पता ही नहीं होता। कितने लोग आते हैं वो कहते हैं कि हमारा काम में मन नहीं लग रहा, हमारी नींद गड़बड़ हो गई है, हम सो नहीं पा रहे हैं। जब हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं पता चलता है कि पेशेंट को डिप्रेसिव सिम्टम्स है। डिप्रेशन का एक कॉमन सिम्टम है नींद ना आना, जो लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को लगता है कि नींद नहीं आ रही है तो ये नींद की प्रॉब्लम है, बट असल में वो वजह होती है डिप्रेशन। तो जब भी इस तरह के सिम्टम्स आए किसी को तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें, ताकि उनको पता हो कि इन तरह के सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो तुरंत उनको क्या दवाइयाँ शुरू करनी है, वजह क्या है, ताकि ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकें। सर, आपने कहा कि एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी जी। होता है। कब एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना है, कब एक साइकेट्रिस्ट से मिलना है? क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ के लिए। देखिए, न्यूरोलॉजिस्ट ओवरऑल जो मेंटल हेल्थ होता है, चाहे वो कॉग्निशन हो, चाहे वो बिहेवियर हो, चाहे वो बैलेंसिंग चीज़ें हों, बिकॉज ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, उसके फंक्शंस बहुत अलग अलग हैं। ब्रेन कंट्रोल करता है हमारी मेमोरी को, हमारे बिहेवियर को, हमारे मसल्स को, हमारी डेली एक्टिविटीज़ को, हमारी चाल को, हमारे हमारे वे ऑफ टॉकिंग को, हम जो परफॉर्म कर रहे हैं उसको। कहीं पे भी आपको लगता है कि इन सब चीज़ों में इफेक्ट हो रहा है, चाहे वो हमारी वॉकिंग हो, चाहे हमारी पकड़ हो, हमें सुनपन हो, हमें स्लो चल रहे हैं, हम गिर रहे हैं चलते चलते, हमारी याददाश्त में कमी हो रही है, हम भूल रहे हैं, हमारे हेडेक्स हैं, हमारे कुछ कुछ गंभीर स्ट्रोक्स जैसे सिम्टम्स हैं, ये सारी चीज़ें न्यूरोलॉजिस्ट कंट्रोल करता है। ये सारी प्रॉब्लम्स न्यूरोलॉजिस्ट देखता है। साइकेट्रिस्ट देखता है मेनली बिहेवियरल प्रॉब्लम को। बिहेवियरल प्रॉब्लम मान लो आपको डिप्रेशन सिम्टम्स हैं, आपको लग रहा है कि आप लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे को डर है, मेरे को फोबिया है लोगों के बीच में जाने का, मेरे को एक क्राउडेड प्लेस में जाने में डर लगता है, मेरे को एक आइसोलेशन में रहने का मन करता है। ये बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं। ये बिहेवियरल सिम्टम्स के लिए एक साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। डॉक्टर, क्या ब्रेन ट्यूमर को प्रिवेंट किया जा सकता है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर को प्रिवेंशन के लिए सबसे मूल मंत्र यही है कि जो हमारी नॉर्मल लाइफ है, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ है, उस पर हम स्टक रहें। वो एक नॉर्मल एक्टिविटीज़ हमें फॉलो करना चाहिए। हम ये नहीं कह नहीं सकते ये सब चीज़ों से हम ब्रेन ट्यूमर को प्रिवेंट करेंगे, बट आज के डेट में कोई भी बीमारी हो, चाहे वो ब्रेन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड हो, सबका अगर हम कहें क्रक्स, सबका अगर हम प्रिवेंटिव मेथड कहें, वो एक ही है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। चाहे वो हमारे खाने से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे वो हमारी मेंटल हेल्थ हो, ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी तरह कंट्रोल रखनी है, ताकि एक बड़ी चीज़ें, चाहे वो किसी से रिलेटेड हो, चाहे वो गट हो, चाहे वो ब्रेन हो, इन सबको कंट्रोल करने के लिए हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड इसके ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगता है अप्रॉक्स? ब्रेन ट्यूमर्स के जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे मैंने बताया कि हम सर्जरी पे जा सकते हैं, हम कीमो रेडियोथेरेपी पे जा सकते हैं। यूजुअली सर्जरी हम जाते हैं तो वन टाइम सर्जरी होती है, किसी में हमें कीमो पे जाना है, रेडिएशन पे जाना है, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है? फॉलोअप्स। पेशेंट क्या करता है कि सर्जरी करा ली, कीमो करा लिया, लेकिन फॉलोअप में नहीं रहता। हम हर पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आपको फॉलोअप्स में रहना है, बिकॉज जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ब्रेन ट्यूमर का रिकरेंस होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में टाइम टू टाइम डॉक्टर से मिलना है, स्कैन्स जब वो बोलें तब कराना है। तो इसीलिए एक रेगुलर फॉलोअप्स के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। डॉक्टर, एट लास्ट कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें ताकि वो अपनी हेल्थ का ज़्यादा अच्छे से ख्याल रख पाएं और ब्रेन ट्यूमर जैसी स्पेशली कंडीशन से अपने आप को बचा पाएं? देखिए, मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज लोगों तक यही रहेगा कि आज के डेट में हम लोग बहुत अपना ध्यान रखते हैं फिजिकल हेल्थ पे। हम लोग सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं कि वो फिजिक उनकी अच्छी है तो हम भी वैसे फिजिक्स मेंटेन करें। हम जिम जा रहे हैं, हम अपने फिजिक पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन लोग इग्नोर कर रहे हैं अपने मेंटल हेल्थ पे। तो कोशिश यही करनी है कि जितनी हमारे लिए फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उससे कई ज़्यादा हमारे लिए मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। हमने बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो इनकी फिजिक्स मतलब बहुत अच्छी रहती है, लोग एकदम हट्टे कट्टे हैं, लेकिन वो परेशान है। क्यों परेशान है? बिकॉज वो मेंटल हेल्थ से परेशान है। वो अपनी जो बातें हैं वो लोगों तक शेयर नहीं कर रहे हैं, वो अपने में रखे हुए हैं। उनको लगता है कि मुझे शर्म आएगी अगर मैं किसी को ये बातें बोलूंगा, लोगों को लगेगा यार ये इतना हट्टा कट्टा हो कि इसको ये कैसे बातें कर रहा है। तो लोगों को पता होना चाहिए कि हेल्थ इज नॉट ओनली द फिजिकल हेल्थ बट इट्स ऑल्सो द मेंटल हेल्थ। तो कभी भी किसी को प्रॉब्लम होती है अपने मेंटल हेल्थ की, तो तुरंत किसी से शेयर करें, अपने घर वालों से शेयर करें, बिकॉज वो सबसे पहले हैं जो आपको सुन सकते हैं। डॉक्टर से कंसल्ट करें। टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रॉब्लम इन द ब्रेन। टाइम से रहते हुए अगर हम सिम्टम्स को पहचान सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, तो एक बड़ी बीमारी से बच सकते हैं।
बड़े लंबे टाइम का जो ट्रीटमेंट है उससे हम बच सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट है अर्ली छोटे छोटे सिम्टम्स है उसको पहचाने और तुरंत डॉक्टर्स न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आज आपने हमें और हमारी ऑडियंस को ब्रेन ट्यूमर पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। आई होप आज का पॉडकास्ट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।